21 फिर से आग की बारिश का जिक्र। रोनन ने जब अपनी आभा बिखेरी तो ऐसा लग रहा था मानो सभी किसी मौत की खाई में आ गए हो, सबकी सांसें एकदम अटक सी गई। रोनन की आभा बिखेरने के बावजूद भी किसी को उसका शक्ति का स्तर समझ नहीं आ रहा था। उस मैदान के सभी लोग अब रोनन को सम्मान और भय की दृष्टि से देखने लगे थे, यहाँ तक कि मैदान के ऊपर उड़ रहे पंछी भी मैदान के आसपास से जैसे गायब से हो गए थे। मैदान के बाहर जो लोग थे उन्होंने देखा कि उनके आसपास के सभी जानवर मैदान की ओर इज्जत से सिर झुकाए हुए हैं, जैसे मानो उन्हें उनका भगवान मिल गया हो। रोनन के भी पास निष्ठा जैसी ही ऊर्जा और एक ताकतवर ब्लड लाइन थी। रोनन की ब्लड लाइन बेहद खास है, तो हम उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। यहाँ तक कि निष्ठा ने भी पहली बार रोनन की आभा महसूस की। अब उसे समझ आया कि उसने कितने ताकतवर इंसान को अपना गुरु बनाया है। उसे अब तक लगता था कि उसके गुरु उससे बस एक रैंक ऊपर थे या उसके ही रैंक पर थे, लेकिन अब जब वो भी उसकी शक्ति नहीं भांप पा रही थी तो उसे समझ आया कि उसके गुरु की शक्ति एक अलग ही लीग की है। जहाँ एक तरफ सभी हैरान परेशान थे, वहीं रोनन तो एकदम शांत खड़ा था। सच्चाई तो ये थी कि रोनन ने अब तक तो अपनी आधी आभा भी नहीं दिखाई थी, उसके पास नर की वो खूंखार और भयानक आभा दिखाने का भी सामर्थ्य था। रोनन ने जब देखा कि सभी अब उसके ही ओर देख रहे हैं और उसके कुछ बोलने की प्रतीक्षा में है, तो रोनन ने धीमे से और एक अलग ही रुबाब में सबसे कहा, मैं मलखानपुर को अब शौर्य साम्राज्य में शामिल करता हूँ। यदि किसी को भी इससे कोई समस्या है तो वो बोल दे। दूसरी बात यह है कि शौर्य साम्राज्य के ऊपर किसी ने भी आंख उठाकर देखा या किसी ने भी परेशानी खड़ा करने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा, और मुझसे लड़ना फायदेमंद साबित नहीं होने वाला। रोनन ने इतना बोलकर चारों ओर नजर दौड़ाई। वो देखना चाहता था कि किसी को उसके फैसले से कोई परेशानी तो नहीं है। उसकी नज़र मलखानपुर से आए लोगों पर रुक गई। जब उन सब ने देखा कि रोनन उनके ही और देख रहा है तो एक बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से सामने आया और बोला, नहीं नहीं, हमें आपके फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा ये तो गर्व की बात होगी कि हम शौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वैसे भी आपने हमारे राजा को मार ही दिया है, तो अब से महारानी निरुपमा ही हमारी भी महारानी होगी। बूढ़े की बात पर रोनन ने सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। उसने तो ऐसा बस इसलिए किया था कि उसके जाने के बाद निरुपमा पर कोई खतरा न आए। रोनन तो अपने फैसले को सही मान बैठा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल में डर घर कर गया था। वो सभी कोई और नहीं बल्कि सभी देश से आए हुए राजा थे। उन्हें डर बस इस बात का था कि उनका भी हाल मलखानपुर जैसा ना हो जाए, कहीं उन्हें भी अपना राजपाट न छोड़ना पड़े और अपने देश को शौर्य साम्राज्य को ना सौंपना पड़े। जहाँ एक तरफ सभी राजा खौफ में थे तो वहीं दूसरी ओर शौर्य साम्राज्य के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। किसी को भी रोनन का नाम नहीं पता था तो सभी ने एक नारा लगाया और वही नाम रोनन को दे दिया। सभी लोग एक सुर में बोले, हमारे रक्षक की जय हो, हमारे रक्षक के जय हो। लोगों की खुशी देखकर किसी ने भी रोनन का वास्तविक नाम उसे बताने की कोशिश नहीं की। रोनन फिर सौरभ की ओर मुड़ते हुए बोला, मैंने आपके लिए सबसे बेहतर छात्रों का चयन कर दिया है, अब आगे की प्रक्रिया आप खुद कर ले। रोनन इतना बोलकर निष्ठा के साथ मैदान से बाहर चला गया। उनके साथ ही वो गोरिल्ला भी वहां से चला गया और पूरे मैदान पर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। इस खामोशी को निरुपमा ने तोड़ते हुए कहा, आज की प्रतियोगिता यहीं खत्म होती है और सभी चुने गए छात्रों को बधाई, और जो नहीं चयनित हुए हैं वो अगले वर्ष और कठिन परिश्रम करे और गुरुदत्त आश्रम में शामिल होने की कोशिश करे। महारानी के बोलने के बाद पूरा मैदान धीरे धीरे खाली हो गया और अब बस मैदान में सभी देश से आए राजा ही बचे। निरुपमा ने उनकी ओर देखते हुए इज्जत से कहा, राजमहल में आप सभी के लिए एक दावत का प्रबंध किया गया है, तो आप सभी उस दावत में जरूर शामिल हो, ऐसा मेरा अनुरोध है। निरुपमा को पता था कि भी अभी उसकी ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन सामने के सभी राजा उससे अनुभव और प्रतिष्ठा में काफी ऊंचे हैं। वैसे भी वो तो अभी अभी महारानी बनी है और वो भी रोनन की मदद से। यदि कल को रोनन चला गया तो उसे इन सबके ही साथ व्यापार और संबंध बनाने होंगे। जब सभी राजा ने निरुपमा का इतना विनम्र स्वभाव देखा तो उनके दिल में अब तक जो भी कड़वाहट थी सब गायब हो गई। उन सभी ने खुशी खुशी निरुपमा का न्योता स्वीकार कर लिया और आने का वचन देकर वहां से चले गए। अब मैदान में बस चुने गए छात्र सौरभ और निरुपमा ही बचे हुए थे। निरुपमा ने सौरभ की ओर देखते हुए कहा, श्रेष्ठ, अब आप अपने चुने हुए छात्रों से जो कुछ कहना चाहे कह सकते हैं और मैं चलती हूँ। निरुपमा को पता था कि इतने ताकतवर आश्रम के कुछ अपने नियम या राज होंगे जो सिर्फ उनके लोगों के लिए जरूरी होगा। वो इनके मामले इन पर ही छोड़कर अपने सैनिकों के साथ वहां से चली गई। सौरभ ने अब सभी छात्रों की ओर देखते हुए कहा, आप लोगों को वापस से छात्र बनने की बधाई। आप सभी अपना अपना जरूरी सामान लेकर कल यहीं पर आ जाएं। हम सभी कल ही गुरुदत्त आश्रम की ओर चलेंगे। हाँ, और आप अपने परिचित लोगों से भी अच्छे से मिल लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको आश्रम से वापस आने में ज़्यादा समय लगे। सौरभ इतना बोलकर चुप हो गए और सबके चेहरे देखने लगा। सभी के चेहरे पर कुछ प्रश्न थे, तो सौरभ ने माहौल हल्का करते हुए बोला, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन के सवाल पूछ सकते हैं। सौरभ की बातों को सुनकर वही लड़की सामने आई जिसकी तारीफ रोनन ने की थी और बोली,
जिन्होंने हमारा चयन किया, क्या वो भी आश्रम के ही छात्र है या कोई श्रेष्ठ? लड़की का सवाल सुनकर सभी छात्रों का ध्यान सौरभ पर गया। सभी ये सवाल अपने दिल में दबाए बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी पूछने की। अब जब इस लड़की ने वो सवाल पूछ ही लिया तो सबको ये जानना था। सौरभ ने उस लड़की को गौर से देखा और पूछा, हाँ, तुम में हिम्मत है और काबिलियत भी है। वैसे क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें पहले अपना परिचय देना चाहिए? लड़की ने झुकते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा जी, मेरा नाम अनाया सिंह है और मैं सोनपुर से आई हूँ। मेरे पिता ने मुझे इस प्रतियोगिता में शामिल होने को कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि गुरुदत्त आश्रम में शामिल होना एक देश के राजा बनने से भी बड़ी बात होती है। सौरभ ने लड़की के जवाब से संतुष्ट होते हुए कहा, सही कहा तुम्हारे पिता ने। चलो अब मैं बताता हूँ वो कौन थे जिन्होंने तुम सबका चयन किया। सभी छात्रों के कान एकदम खरगोश की तरह खड़े हो गए। सबको सौरभ के बातों को सुनने की जल्दी थी। सौरभ ने आगे कहा, वो न तो आश्रम के कोई छात्र है और न ही आश्रम के कोई श्रेष्ठ। हाँ, लेकिन उनका केस थोड़ा अलग है। वो प्रिंसिपल के पोते हैं और उन्होंने मेरे कहने पर ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसके अलावा उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। वैसे वो भी हम सबके साथ आश्रम जाने वाले हैं, तो आपको सभी जानकारी आश्रम में मिल जाएगी। सभी को थोड़ी हैरानी हुई कि कोई व्यक्ति इतना कैसे ताकतवर हो सकता है, लेकिन किसी ने आगे रोनन के बारे में कुछ नहीं पूछा। उसके बाद छात्रों ने कुछ और प्रश्न किए और सौरभ ने सबका उत्तर भी दिया। जब सभी सवाल जवाब खत्म हो गए तो सभी अपने अपने घर की ओर चले गए। सौरभ ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आश्रम में क्या तबाही और भयानक हादसे होने वाले हैं, लेकिन जो भी होगा वो देखने लायक होगा। सौरभ इतना बोलकर धीरे से मुस्कुराया और उड़ता हुआ वहां से चला गया। रोनन अपने कमरे में आकर निष्ठा को उसके ब्लड लाइन पर काबू करना और खुद के भावनाओं पर नियंत्रण करने के बारे में बहुत कुछ बताया और उसे कुछ और चीजें उसकी ऊर्जा से जुड़ी हुई बताऊं और उसे अपने कमरे में भेज दिया। निष्ठा के जाने के बाद रोनन अपनी सोच में गुम हो गया। वो क्या सोच रहा था किसी को कुछ नहीं पता। इधर दूसरी ओर महल में शाम में होने वाली दावत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। मंत्री नरेश को सभी जिम्मेवारी दी गई थी और वो अपने कार्यों को अच्छे से कर रहे थे। मंत्री की सहायता मलखानपुर से आए लोग भी कर रहे थे। अब जब दोनों देश एक हो गए थे तो एक दूसरे की मदद करने में क्या हर्ज थी। अभी दावत में कुछ समय था। धीरे धीरे समय बीता और दावत का समय भी आ गया। एक एक कर सभी मेहमान आने लगे और सबने नई महारानी के लिए कुछ न कुछ तोहफा अपने साथ लाया हुआ था। उन सभी मेहमान का स्वागत खुद मंत्री नरेश ने किया और सबको सम्मान सहित अंदर तक छोड़ा। मंत्री नरेश की भी ताकत रोनन की दी गई गोली खाने के बाद बढ़ गई थी। रोनन के भी न्योता भेजा गया था तो वो भी आने वाला था। रोनन ने तो पहले मना कर दिया था, लेकिन निरुपमा और अनु के बोलने पर वो राजी हो गया। वैसे भी इस पार्टी में सभी राजा इसलिए भी आए थे कि वो रोनन से कुछ नज़दीकियां बढ़ा सके और उसका भरोसा जीत सके। पार्टी में कुछ समय बाद महारानी निरुपमा भी आई, जिसके पीछे अनु भी चल रही थी। महारानी के आने से पूरा हॉल शांत हो गया और सभी शौर्य साम्राज्य के लोग झुक गए। निरुपमा ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप सब दावत का आनंद लीजिए और मुझे अनदेखा कीजिए। आपको दावत के लिए बुलाया गया है, ना कि राजसभा के लिए। महारानी के बोलने के बाद सभी नॉर्मल हो गए और पार्टी का लुत्फ उठाने लगे, लेकिन फिर से उनका ध्यान एक ऐसे शख्स पर हुआ जो दरवाजे से अंदर आ रहा था और उसे देखकर वापस सभी शांत हो गए। ये व्यक्ति कोई और नहीं, रोनन ही था, जिसके पीछे एक और निष्ठा थी तो दूसरी ओर सौरभ चला आ रहा था। उसने आते हुए चारों ओर नज़र दौड़ाए और फिर निरुपमा की ओर बढ़ गया। निरुपमा के पास जाके उसने अपने अंगूठी से एक बेहद सुंदर म्यान निकाली जिसमें एक तलवार रखी हुई दिख रही थी। उसने वो निरुपमा को देते हुए कहा, 2 देशों की महारानी बनने पर आपको बधाई। बस हमेशा इन चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमेशा अपने ही लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं। रोनन ने वो तलवार निरुपमा के पास खड़े एक सैनिक को दी और वापस से निष्ठा के पास चला गया। निरुपमा ने आज पहली बार रोनन की आंखों में उदासी देखी थी। उसने आज से पर हमेशा रोनन को बिना भाव के या गुस्से में ही देखा था। ये शायद उसके लिए पहली बार था। वो चाहती थी कि अभी ही उसका हाथ पकड़े और बोले, तुम्हें जो भी तकलीफ है मुझे बोलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसे ये भी पता था कि रोनन के कई राज है जिसके बारे में वो तब तक नहीं पता लगा सकती जब तक रोनन उसे खुद ना बता दे। निरुपमा के लिए तो ये राजपाट तो बस एक वस्तु जैसी है जो आज है और कल चलो जाएगी। उसे तो बस रोनन का साथ चाहिए था और उसे दुनिया में किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं था। जहां निरुपमा अपने ख्यालों में गुम थी, वहीं दूसरी ओर रोनन को कुछ राजा अपना परिचय देने लगे और बात करने की कोशिश करने लगे। रोनन ने भी सबसे इज्जत और अदब से बात की। रोनन से बात करने के बाद सबको पता चला कि रोनन उतना भी क्रूर नहीं है, उल्टा वो तो बेहद दोस्ताना मिजाज वाला व्यक्ति है। जब सभी राजा ने एक दूसरे का परिचय रोनन को दे रहे थे तो वहीं उस भीड़ से कुछ ही दूरी पर 2 लोग शायद उस भीड़ के हटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब रोनन के आसपास की भीड़ खत्म हुई तो वो एक साइड में खड़ा होकर दावत में दी जाने वाली वाइन का आनंद लेने लगा।
तभी उसके पास एक लड़की आई और झुकते हुए बोली, सीनियर, मेरा नाम अनाया सिंह है और मैं आपकी छात्र बनना चाहती हूँ। रोनन को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ये वही लड़की थी जो प्रतियोगिता में चयनित हुई थी। रोनन उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं कोई छात्र नहीं बनाता, मैंने एक छात्र भी इसलिए बनाया कि उसके पीछे एक किया हुआ वादा था। रोनन की बातों को सुनकर वो लड़की मायूस हो गई और उसका उत्साह भी कम होने लगा। वो तो यहाँ इसी उम्मीद से आई थी कि वो रोनन को अपना गुरु बना सके, लेकिन वो तो संभव नहीं दिख रहा था। अनाया के बगल में ही खड़ा एक व्यक्ति उसे पीछे करके खुद सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, जी, मेरा नाम ऋषभान सिंह है और मैं सोनपुर का राजा हूँ। अनाया मेरी ही बेटी है और वो थोड़ा जिद्दी है, तो उसकी नादानी को आप माफ़ कर दीजिएगा। रोनन ने राजा को देखते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इसे अपना छात्र बना लूँ? उद्धरण चिन्ह। राजा ने तुरंत सिर न में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे इस विषय में कोई चर्चा नहीं करनी। एक छात्र और गुरु का मामला उनके बीच का होता है, मुझे उसमें दखलंदाजी करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो यहाँ किसी और विषय पर बात करने आया हूँ। रोनन ने अब राजा की बातों पर रुचि लेते हुए कहा, जी बताइए, क्या बात है? राजा ने अपने चारों ओर नज़र घुमाते हुए कहा, क्या ये बात हम अकेले में कर सकते हैं? ये मेरे देश की ताकत और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। रोनन ने सहमति में सिर हिलाया और पास में खड़े मंत्री नरेश को बुलाकर एक शांत जगह का प्रबंध करने के लिए बोल दिया। मंत्री नरेश ने भी महल के पीछे के बगीचे को पूरी तरह से खाली करवा दिया और उस क्षेत्र में अच्छे से सैनिक भी तैनात करवा दिए। राजा और रोनन जब अकेले हुए तो राजा ने कहा, आपको तो पता होगा कि सोनपुर इस ग्रह पर आखिरी में बसा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। रोनन ने हामी में सिर हिलाया, उसे ये सब जानकारी निरुपमा ने दी थी। राजा ने आगे कहा, क्या आपको पता है कि सोनपुर कुछ 20 वर्ष पहले एक बेहद कमजोर देश हुआ करता था, जिसके पास एक छोटे से देश से भी लड़ने की ताकत नहीं थी? उद्धरण चिन्ह। रोनन ने ना में सिर हिला दिया, उसे कहाँ से ये सब पता होता? राजा ने कहा, कुछ 19 वर्ष पहले सोनपुर में कुछ ऐसी घटना हुई जिस वजह से सोनपुर एक कमजोर देश से आज एस्लोन का सबसे ताकतवर देश बन गया है। ये शुरू हुआ 20 वर्ष पहले हुई आग की बारिश से। रोनन ने जैसे ही आग की बारिश का जिक्र सुना, उसे कुछ याद आया। 22 एक भयानक गड्ढा और गुरुदत्त आश्रम। राजा के द्वारा आग की बारिश की बात सुनकर रोनन के दिमाग में कुछ बातें अचानक से आ गई। उसने तो कुछ ही दिन पहले भी इसी आग की बारिश का जिक्र गुरुदत्त आश्रम से आए हुए सौरभ साहनी के मुंह से भी कुछ ऐसा ही सुना था। राजा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कही, उस आग की बारिश के बाद सोनपुर में सब कुछ अचानक से बदलने लगा। वहां की एनर्जी साफ हो गई और लोग भी जल्दी से जल्दी ताकतवर बनने लगे। रोनन ने राजा को बीच में हो रोकते हुए कहा, क्या आप उस बारिश के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? और उस बारिश के समय और कुछ असामान्य घटना भी घटी थी, जैसे कि किसी खास जगह के लोगों का अचानक से गायब हो जाना या किसी जगह पर उस बारिश का कोई भी असर न पड़ना। रोनन को याद था कि गुरुदत्त आश्रम में जब ये बारिश हुई थी तो प्रिंसिपल का घर उस बारिश की वजह से बर्बाद नहीं हुआ और अचानक से प्रिंसिपल भी गायब हो गए थे। राजा ने जब रोनन की बात सुनी तो उसने सोचते हुए कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन आसमान में कुछ आकृतियां नजर आई थी, जैसे कुछ दो लोग कहीं जल्दी में जा रहे हो। उन्हें देखकर लगता था कि वो लोग इस दुनिया के ही नहीं। वो अचानक से नजर आए और अचानक से गायब भी हो गए। राजा के जवाब से रोनन को कुछ खास जानकारी नहीं मिली, तो रोनन ने कहानी आगे बढ़ाने को कहा। राजा ने बोलना शुरू किया, उस रात सोनपुर के कई कच्चे घर जल गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उस बारिश से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। वो बारिश कुछ घंटों तक हुई और अचानक से पूरी बारिश बंद हो गई और आसमान भी पूरा साफ हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। रोनन ने कहा, फिर तो अच्छी बात है ना कि आपके देश को उससे फायदा भी हो गया और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। राजा ने अब थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, भले ही हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस बारिश की वजह से सोनपुर के एक शहर राजपुर में जमीन में एक अंतहीन गड्ढा हो गया है। हम सब में से कई लोगों ने उस गड्ढे की बाहर से जांच पड़ताल की, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया, तो कुछ लोगों को उस गड्ढे में उतारा गया ताकि वो बता सके कि उसमें क्या है। लेकिन राजा इतना बोलकर चुप हो गया। रोनन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन क्या मिला उस जगह? रोनन की भी अब उत्सुकता बढ़ती जा रही थी जानने की कि क्या था इस गड्ढे में। राजा ने फिर मायूस होते हुए कहा, जितने भी लोग गड्ढे में उतरे उनमें से कोई भी आज तक वापस नहीं लौटा। उन गए हुए लोगों में मेरे पिता भी थे और कई शक्तिशाली लोग भी। रोनन ने बात को समझते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं उस गड्ढे की जांच करूं? उद्धरण चिन्ह। राजा ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन सबको तो गए हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। उसके बाद उस जगह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन कुछ बीते 6 महीनों से उस गड्ढे में से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती रहती है और ऐसा लगता है मानो कोई चीज़ें बाहर आना चाहती हो, और इस वजह से राजपुर के सभी लोग डरे हुए हैं और कई लोग तो अब उस शहर के खाली भी कर चुके हैं। रोनन के लिए ये सब कुछ नया था और उसकी रुचि अब यह गड्ढे के लिए और भी बढ़ गई। रोनन ने मन पक्का करते हुए खुद से ही कुछ निर्णय लिया और राजा से कहा,
मैं उस गड्ढे में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे गुरुदत्त आश्रम में कुछ काम है तो वो पहले पूरा करूंगा। आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं है? राजा ने नामी में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप जब चाहे वहां जा सकते हैं। वैसे भी ये मेरे देश की परेशानी है। आप उस जगह पर आना चाहते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। रोनन ने राजा से उस गड्ढे के बारे में कुछ और देर तक विस्तार से बात की और उन्हें अलविदा किया। उस जगह से बाहर आने पर उसने देखा कि दावत अब भी चल रही है, लेकिन अब लोग थोड़े कम हो गए हैं। रोनन ने निरुपमा से विदा ली और निष्ठा के साथ अपने घर चला आया। रोनन के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। उसे अब राजपुर जाकर ही कुछ पता चल सकता है। उसे पहले गुरुदत्त आश्रम जाकर उसके दादा के मसले को सुलझाना जरूरी था। उसे उसके दादा निरंजन दास को ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसके जन्म से संबंधित और उस आग की बारिश से जुड़े सभी जवाब उसे वही दे पाएंगे। अगली सुबह सवेरे सभी चयनित छात्र शौर्य साम्राज्य के उसी मैदान में जमा हुए। सभी बच्चों के परिवार के लोग भी उनके साथ थे। यहाँ तक कि महारानी निरुपमा भी वहीं मौजूद थी। लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि वो वहाँ क्यों आई है, लेकिन सौरभ इतने दिनों तक निरुपमा के साथ रहते हुए समझ चुका था कि वो यहाँ क्यों है। निरुपमा यहाँ बस रोनन को विदा करने आई थी। आश्रम तक जाने के लिए कुछ उड़ने वाले 20 जैसे पंछियों को लाया गया था और सब उसी से आगे की सफ़र करने वाले थे। दरअसल गुरुदत्त आश्रम यहाँ से लाखों मील दूर था और वहाँ तक जाना किसी घोड़े या मामूली जानवर से संभव नहीं था। ये 20 तेजी से उड़ सकते थे और उनके बड़े शरीर पर कई लोगों का एक साथ जाना संभव भी था। कुछ और देर के प्रतीक्षा के बाद रोनन और निष्ठा भी वहां आ गए। रोनन ने निरुपमा को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ अगली बार कब आऊँगा, लेकिन मैं एक बार जरूर आऊँगा और वो शायद आखिरी बार होगा। रोनन की शक्ति अगर आज बढ़ जाए तो वो अभी ही स्पेस चीरकर अपने लोक में पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा उसकी अभी के शक्तियों से संभव नहीं था। उसे ऐसा कोई रास्ता या तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे वो अपने लोक तक पहुँच पाए। निरुपमा ने जब ये सुना तो उसने अब तक जो आंसू रोक रखे थे वो निकल आए और वो दौड़कर रोनन के गले जा लगी। सबको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कैसे एक देश की महारानी उससे कम उम्र के लड़के से चिपट कर रो रही है, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। रोनन ने भी निरुपमा के पीठ को सहलाते हुए धीमे और प्यार से कहा, मेरा इंतजार करना, मैं जब अगली बार आऊँगा तो तुम्हें मुझसे जुड़ी सभी सवालों के जवाब भी दूंगा और मेरी मंजिल क्या है ये भी बताऊंगा। रोनन के कहने पर निरुपमा ने उसे छोड़ा और एक और जाकर खड़ी हो गई। रोनन और निरुपमा की नज़दीकियां देखकर कुछ छात्रों के घर से आए परिवार की लड़कियां निरुपमा से जल भी रही थी। कौन नहीं चाहेगा कि उसे भी एक रोनन जैसा ताकतवर और सुंदर लड़का मिले। अब सब जाने के लिए तैयार थे तो सौरभ ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम सभी को आश्रम तक जाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। तब तक आप इस बीस्ट पर आराम या ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि आश्रम में जाने के बाद आपको आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सभी लड़कियां बीच वाले बीस्ट पर बैठेंगी और सभी लड़के पीछे वाले बीस्ट पर। आगे वाले बीस्ट पर मैं और कुछ लोग जाएंगे। आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपको बीस्ट से नीचे और इधर उधर नहीं जाना है। सौरभ के बोलते ही सभी छात्र क्रम से अपने अपने बीस्ट पर चले गए। रोनन, सौरभ और निष्ठा आगे वाले बीस्ट पर बैठ गए। सभी बीस्ट एक एक करके हवा में उड़े और तेजी से शौर्य साम्राज्य से निकलने लगे। जाते हुए निरुपमा के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, अगली बार अगर तुम्हें मेरे साथ जाना होगा तो तुम्हें सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा और खुद को ताकतवर बनाना होगा, तभी तुम मेरे साथ हमेशा का सफ़र कर पाओगी। इसके बाद वो आवाज़ गायब हो गई। इस आवाज़ के बाद निरुपमा के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लोग निरुपमा के इस दोहरे कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया और निरुपमा ने भी कुछ नहीं कहा। इधर बीस्ट पर सभी छात्रों के लिए कमरे बनाए गए थे और सभी के कमरे में कुछ यंत्र और क्रिस्टल जैसा कुछ लगा हुआ था। अगले बीस्ट से सौरभ ने अपने हाथ में एक क्रिस्टल लिया और उसमें बोलने लगा। उसके बोलते ही सभी छात्रों के कमरे में लगी क्रिस्टल पर सौरभ की आवाज़ सुनाई देने लगी। सौरभ ने कहा, आश्रम के अंदर सभी छात्रों को उनके प्रतिभा के अनुरूप उन्हें रहने और उनके लिए व्यवस्था की जाती है। आश्रम को बस 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बाहरी छात्र, जिसमें आप सभी चयनित होंगे और आपकी खुद से ताकतवर बनकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। हर 6 महीनों में एक टेस्ट होता है जिसमें सभी छात्र अंदरूनी छात्र के लिए चयन किए जाते हैं। इसमें आपको बाहरी छात्र में टॉप 5 में आना होगा। सौरभ ने क्रिस्टल से ही आश्रम से जुड़ी सभी नियम और सभी चीज़ें बता दी। जब सौरभ ने सभी जानकारी दे दी तो वो आराम से आकर रोनन के बगल में बैठ गया। रोनन ने सौरभ से पूछा, मैंने सुना है कि गुरुदत्त आश्रम एक आयाम में बसा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। सौरभ ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, वो किसी आयाम में नहीं है। वो आश्रम बस एक ऊर्जा जाल के अंदर है, इसलिए लोगों को लगता है कि वो एक आयाम में है, जबकि वो आश्रम तो एस्लोन पर ही बस है और बस लोगों की नज़रों से थोड़ी दूर है। आप वहां पहुंचेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा। रोनन ने फिर दूसरा सवाल पूछा, मैंने सुना है कि इस आग वाली बारिश के घटना के बाद उस क्षेत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है और वो गाढ़ी हो जाती है, क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। सौरभ ने रोनन के सवाल पर चौंकते हुए कहा, आपको ये कैसे पता चला?
ये बात तो आश्रम के छात्रों तक या आश्रम के कई नए शिक्षकों को भी नहीं पता है। रोनन ने कहा, वो सब आप छोड़िए कि मुझे कैसे पता चला, आप बस बताइए कि क्या इस बारिश के बाद ऐसा कुछ हुआ था और क्या उस जगह कोई गड्ढा जैसा कुछ बना था। सौरभ ने फिर कहा, हाँ ये सच है कि उस बारिश के बाद आश्रम के क्षेत्र की ऊर्जा काफ़ी तेजी से बढ़ी और लोग जल्दी ताकतवर होने लगे। इस बात को राज रखने के लिए हमने ऊर्जा जाल का निर्माण करवाया और लोगों के बीच ये अफवाह फैला दी कि वो एक आयाम में बसा हुआ क्षेत्र है। रही बात किसी गड्ढे की, तो ऐसा कोई गड्ढा वहाँ नहीं बना है और अब तक ऐसे कोई संकेत भी उस क्षेत्र में नहीं दिखे हैं। रोनन अब फिर से उलझ गया। बारिश दोनों जगह हुई, एक जगह ऊर्जा बढ़ी तो दूसरे जगह भी ऊर्जा बढ़ी, लेकिन एक जगह गड्ढा बना और दूसरे जगह ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बारिश की पहली और ज्यादा उलझती ही जा रही थी। रोनन वापस से अपने सोच में गुम हो गया और सौरभ ने भी उससे आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ 2 दिन के सफ़र के बाद वो सभी एक पर्वत के पास पहुंचे, जहां पर्वत पर तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे, लेकिन पर्वत के पार सिर्फ समुंदर। सौरभ ने सभी बीस्ट को यहीं रोक दिया और सबको उतरने को बोल दिया। सौरभ ने पर्वत और समुंदर के बीच वाली खाली जगह पर सबको खड़ा किया और बोला, आप सबका गुरुदत्त आश्रम में स्वागत है। सभी छात्र हैरान थे कि सामने तो बस पानी है और पीछे पर्वत, तो फिर यहाँ कौन सा आश्रम है, और आश्रम है भी तो वो दिख क्यों नहीं रहा। सौरभ सभी के एक्सप्रेशन देखकर खुश हो रहा था कि कैसे उसने अपने आश्रम के द्वार पर ही सबको आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। सौरभ जब खुशी हो रहा था तो रोनन ने कहा, इसे आप खोल रहे हैं या मैं खुद जाकर खोल दूं। सौरभ ने जब ये सुना तो उसे समझ आ गया है कि पानी में बना ऊर्जा जाल रोनन देख सकता है और उसने अभी क्या कहा, वो इसे खोल भी सकता है। सौरभ जानता था कि रोनन काफ़ी काबिल है और उसने बोला है तो वो कर भी सकता है। सौरभ ने अपने अंगूठी से एक टोकन निकाला और उसे पानी में डाल दिया। उस टोकन के पानी में जाते ही वो समुंदर 2 हिस्सों में बंटने लगा और एक बड़ा सा क्षेत्र सामने आने लगा। जब लोगों को आश्रम दिखने लगा, तभी कहीं दूर से एक भाला उनके ओर उड़ता हुआ आया। वो भाला काफ़ी तेजी से रोनन के ओर ही आया था। रोनन ने उस भाले को देखकर कुछ नहीं किया और अपनी बस एक अंगुली उठाई और उसे अपनी जगह पर ही रोक दिया। उस भाले के रुकते ही एक आवाज़ आई, सौरभ, मैंने सुना था कि आश्रम के पुराने प्रिंसिपल का कोई वंशज आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों न उसकी परीक्षा ली जाए कि वो इस आश्रम संभालने के काबिल है भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। उस आवाज़ को सुनकर सौरभ गुस्से में आ गया और दूसरी ओर रोनन ने उस व्यक्ति को ऐसे देखा जैसे मानो किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। कौन था वो व्यक्ति? क्या वो रोनन की परीक्षा लेने आया था? क्या होगा रोनन के उस गड्ढे में जाने के बाद? क्यों जाना चाह रहा है रोनन उस गड्ढे में? क्या राज है उसके जन्म से जुड़े? क्या उसके दादा कभी मिलेंगे भी? जानने के लिए पढ़ते रहे रोनन किंग ऑफ हेल का अगला चैप्टर। 23 आश्रम का वाइस प्रिंसिपल। रोनन ने उस व्यक्ति को कुछ और देर तक देखा और अपनी नज़रें दूसरी ओर कर ली। रोनन आश्रम के बाहरी भाग को अच्छे से देखने लगा। इधर दूसरी ओर जब उस व्यक्ति ने देखा कि रोनन उसे कैसे इग्नोर कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया और बोला, सौरभ, क्या तुम बताओगे नहीं कि तुमने इस वर्ष कैसे छात्रों का चयन किया है, और मैंने ये भी सुना है कि प्रिंसिपल के वंशज के भी छात्र आए हुए हैं। सौरभ ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, सीमांत, तुम बस वाइस प्रिंसिपल के एक छात्र हो, मैं तुम्हें कोई जानकारी देना सही नहीं समझता। उस व्यक्ति जिसका नाम सीमांत था, उसने अपने अंगूठी में से एक पर्चा जैसा कुछ निकला और सौरभ को देते हुए कहा, मुझे इस वर्ष सभी नए छात्रों को उनके प्रतिभा के अनुसार बांटने और उन्हें जांचने का अधिकार है, और मुझे ये अधिकार स्वयं वाइस प्रिंसिपल ने दिया है। ये देख लो, इसमें साफ साफ लिखा है, और मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। उस व्यक्ति में शायद कुछ ज़्यादा ही घमंड था। सौरभ ने वो पर्चा लिया और उसे पढ़ने लगा। उस पर्चे के अनुसार सीमांत को सारे अधिकार दिए गए थे कि वो छात्रों को अपने अनुसार भी किसी विभाग में भेज सकता है। ये एक तरीके से दिखा रहा था कि वाइस प्रिंसिपल की शक्ति इस आश्रम में कुछ ज़्यादा ही थी। सौरभ ने उस पर्चे को सीमांत को देते हुए कहा, मेरे द्वारा चुने गए सभी छात्र यही हैं और तुम इनकी जांच कर सकते हो। उसने अपने से पीछे रोनन द्वारा चुने गए छात्रों की ओर इशारा कर दिया। सीमांत ने उन छात्रों की ओर देखा भी नहीं और रोनन की ओर बढ़ गया और उसके मुंह के सामने जाकर खड़ा हो गया। रोनन अभी आश्रम को गौर से देखने में व्यस्त था कि उसके मुंह के सामने कोई अचानक आ गया और अनजाने में ही उसका हाथ चल गया। रोनन का हाथ पड़ते ही सीमांत बहुत दूर उड़ता हुआ गया और आश्रम के द्वार पर बने खंभे से जा टकराया और वो खंभा टूट गया। ये देखकर निष्ठा की हंसी छूट पड़ी। भले ही रोनन सीमांत को इग्नोर कर रहा हो, लेकिन निष्ठा ने देखा था कि कैसे वो उन सब की बेइज्जती और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। सौरभ भी ये देखकर बिल्कुल खामोश रहा। उसे पता था कि रोनन ने ये जानबूझकर नहीं किया था, गलती सीमांत की ही थी कि वो उसके मुंह के सामने खड़ा हो गया। सौरभ को पता था कि रोनन बेवजह किसी से नहीं उलझता और वो किसी को भी ऐसे तो नहीं मारता। सीमांत को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे जब तक समझ आया वो तो खंभे के नीचे दबा हुआ था। उसने जब देखा कि रोनन कितनी आसानी से उसके भाले के अटैक को रोक दिया था, वो तो तब से ही रोनन को नीचा दिखाना चाह रहा था।
इधर जब आश्रम के छात्रों तक ये आवाज़ पहुंची तो आश्रम से कई छात्र और शिक्षक बाहर आ गए और अपने सामने के नज़ारे को देखने लगे। लोगों ने जब देखा कि सीमांत, जो आश्रम में हमेशा घमंड से चलता था और दूसरों पर रौब दिखाता था, उसकी हालत किसी पीटे हुए गधे के जैसी हो गई है। सीमांत की सच में हालत खराब दिख रही थी। उसके पूरे शरीर पर खंभे के मिट्टी और उसके टुकड़े पड़े हुए थे। उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए दिख रहे थे। एक शब्द में बोला जाए तो वो भिखारी दिख रहा था। सीमांत ने जब देखा कि लोग उसकी हालत को देखकर उस पर हंस रहे हैं तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और निष्ठा की तरफ गुस्से से देखने लगा। उसने देखा था कि बस एक निष्ठा ही थी जो सबसे जोर से हंसी थी और उसके बाद सभी हंसने लगे थे। उसने गुस्से से निष्ठा को देखते हुए कहा, तुम्हें अपने सीनियर पर हंसी आती है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, इसी बहाने तुम्हें मुझसे कुछ सीखने का मौका भी मिल जाएगा। सीमांत अपना गुस्सा उस पर ही उतारना चाहता था, क्योंकि जैसे ही रोनन ने उसे हल्के धक्के में ही उड़ा दिया था तो वो समझ गया था कि वो उससे नहीं जीत सकता। जब लोगों ने ये सुना कि सीमांत एक नए छात्र को चुनौती दे रहा है तो सभी उसे घिन भरी नज़रों से देखने लगे, खासकर आश्रम के छात्र और शिक्षक। ऐसा नहीं था कि वो चुनौती नहीं दे सकता, बस बात इतनी थी कि निष्ठा अभी एक नई छात्र थी और सीमांत तो कई वर्षों से इस आश्रम में पढ़ रहा था। ऊपर से लोग निष्ठा की शक्ति का सही से अनुमान भी नहीं लगा पा रहे थे। सबको लगा कि वो किसी छात्र के साथ आई कोई नौकर होगी। जहां एक और आश्रम वाले परेशान थे, वहीं दूसरी ओर शौर्य साम्राज्य से आए छात्रों के दिल ने खौफ धर कर गया था। उन्होंने देखा था कि निष्ठा ने कैसे राजा के बेटे को पागल जानवर की तरह पीटा था, और वो तो अब जीवन भर युद्ध भी नहीं लड़ सकता। वही सौरभ ने जल्दीबाजी में कहा, हमें चुनाव शुरू करना चाहिए, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। उसे भी पता था कि ये छात्र और गुरु कितने भयानक है और ये दोनों किसी पर कोई दया नहीं दिखाते। सौरभ की बातों को सुनकर सीमांत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों सौरभ, क्या आपको अपने छात्रों पर भरोसा नहीं है या आप ये नहीं चाहते कि मैं उन्हें ज़्यादा चोट न पहुंचाऊं? अगर आप यही चाहते हैं तो मैं बस 2 हमले ही करूंगा। सीमांत की अब भी बेवकूफ़ों भरी बातें सुनकर सौरभ ने दिल ही दिल में आह भरी और रोनन की ओर देखने लगा, लेकिन रोनन तो आश्रम देखने में बिजी था। निष्ठा ने सीमांत की चुनौती को स्वीकारते हुए कहा, अब अभी जाओ, कब से बढ़ किए जा रहे हो, इतनी देर में ये मुकाबला खत्म हो गया होता। जब लोगों ने और सीमांत ने निष्ठा की बातों को सुना तो सब उसे अब घमंडी समझने लगे। कई लोगों के दिल में जो निष्ठा के लिए हमदर्दी थी वो खत्म हो चुकी थी। सीमांत ने जब निष्ठा की घमंड से भरी बातों को सुना तो वो तेजी से आगे आया ताकि उस पर हमला कर सके। सीमांत जब तक निष्ठा के पास पहुंचता, पता नहीं कहां से एक मुक्का उसके मुंह के पास आया और वो खुद को आश्रम से दूर होता हुआ पाया। वो अब आश्रम के द्वार पर से अंदर आ चुका था, लेकिन उसकी हैरानी यही नहीं रुकी और फिर पहले जैसे ही एक और मुक्का दूसरी बार आया और उसके मुंह पर लगा और वो वापस से आश्रम के अंदर से बाहर पहुंच गया। इस बार उसने खुद को निष्ठा के पैरों के पास गिरा हुआ पाया और उसके पास अब उठने की भी शक्ति नहीं थी। जितने भी लोग ये देख रहे थे, सबके दिल में एक डर भर गया था। सबने उस लड़की की घमंड भरी बातों को याद किया और उन्हें अब समझ आया कि क्यों उसने कहा था कि ये मुकाबला अब तक खत्म हो गया होता। निष्ठा ने वापस से अपना पैर उठाया और जैसे ही अपना पैर सीमांत के सिर पर मारने वाली थी कि उसके ऊपर एक दबाव सा आया और उसे रुकना पड़ा। ये दबाव कुछ देर तक रहा लेकिन वो गायब हो गया। निष्ठा ने वापस से उसके सिर पर पैर मारकर उसे मारना चाहा, लेकिन एक आवाज़ ने वापस उसे रोक दिया। उस आवाज़ ने कहा, सीमांत मेरा छात्र है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे होते हुए मेरे छात्रों को कोई नुकसान पहुंचा पाए। ए लड़की, अभी घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगो। तभी एक और आवाज़ ने कहा, वो मेरी छात्र है और वो मेरे अलावा किसी भी अरे गहरे की सामने नहीं झुकती। ये आवाज़ रोनन की थी। वो निष्ठा की ओर मुड़ा और बोला, उसने अब तक हार नहीं मानी है तो तुम अपना मुकाबला जारी रख सकती हो। निष्ठा ने रोनन की बात पर अपना पैर उठाया और सीमांत के सिर पर बार बार मरने लगी। सीमांत का मुंह अब तक जमीन में घुस गया था और शायद उसकी सभी दांत टूट चुके थे। निष्ठा पर अब कोई दबाव भी नहीं पड़ रहा था। वो आभा से निष्ठा को दबाने वाले वाइस प्रिंसिपल ही था जिसकी दबाव को रोनन ने रोक दिया था। भले ही रोनन को इस एक तरफा मुकाबले में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वो अपने छात्र को किसी अन्य के द्वारा परेशान होता हुआ थोड़ी ना छोड़ सकता है। वाइस प्रिंसिपल लोगों के सामने प्रकट हुआ और रोनन को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम्हें मेरे आदेश न मानने के लिए अगर मैं मार भी दूं तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। रोनन उसकी बातें सुनकर जोर से हंसा, क्योंकि ये धमकी तो उसके लिए ऐसे थी जैसे मानो कोई चींटी एक शेर को धमका रही हो। रोनन पहले हंसा और फिर सीरियस होते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और अगर तुम स्वर्ग के देवता भी हो तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे एक बाल को भी छू सको। और रही बात इस बच्चों के खेल की, तो तुमने कायरों की तरह मेरे छात्र पर हमला किया, न कि मैंने। जब लोगों ने ये सुना तो वो अपने प्रिंसिपल को देखने लगे। उन्हें रोनन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके वाइस प्रिंसिपल तो एकदम सुलझे हुए और शांत किस्म के व्यक्ति थे। वाइस प्रिंसिपल का रोनन के द्वारा दिए गए तर्क सुनकर मुंह बंद सा हो गया।
उसने फिर से रोनन से कहा, मुझे लगता है तुम ही प्रिंसिपल के वंशज हो तो मैं इस गुस्ताखी को माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रिंसिपल बनने के लिए खुद को सिद्ध करना होगा। जब आश्रम के लोगों ने जब ये सुना कि ये सामने खड़ा लड़का प्रिंसिपल का वंशज है और फ्यूचर प्रिंसिपल है तो लोग उसके काबिलियत पर शक करने लगे और उसे थोड़ी हीन भावना से देखने लगे। वाइस प्रिंसिपल ने जब ये देखा कि लोग कैसे रोनन को देख रहे थे तो उसने मंद मुस्काया। वो यही तो चाहता था कि लोग रोनन की काबिलियत पर शक करें और उसे खुद को साबित करने का कोई मौका ही न दे। वाइस प्रिंसिपल ने आगे कहा, तुम्हें पहले खुद को साबित करने के लिए मेरे नीचे कुछ 10 वर्ष काम करने होंगे और इन वर्ष में तुम्हें सभी शिक्षकों और सबका दिल भी जीतना पड़ेगा। अब जब तुम्हें ये सब मंजूर ही है तो मैं तुम्हें पहला आदेश देता हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेको और उस लड़की को जिसने मेरे छात्र का अपमान किया है उसे मेरे हवाले करो। जहां आश्रम के लोग वाइस प्रिंसिपल से सहमत दिख रहे थे, वहीं दूसरी ओर सौरभ और बाकी रोनन के साथ आए लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही थी। क्या रोनन मान जाएगा सभी शर्तों को? क्या वाइस प्रिंसिपल का घमंड टूट पाएगा? क्या करेगा रोनन अब? क्या वो निष्ठा को वाइस प्रिंसिपल को सौंप देगा? जानने के लिए पढ़ते रहे रोनन किंग ऑफ हेल्प का अगला चैप्टर। न्यू इमेज, कमेंट, WhatsApp_breach 24 प्राचीन आभा की अनुभूति। जहां एक और वाइस प्रिंसिपल अपनी फूल प्रूफ प्लान पर खुद पर ही गर्व कर रहा था, उसने तो ये तक सोच लिया था कि कैसे वो रोनन पर काबू करके खुद को ही प्रिंसिपल बना लेगा। रोनन भी सामने वाले की धूर्तता भरी बातों को आसानी से समझ सकता था, वो भी तो अपनी पुरानी दुनिया में पूरे नर्क पर राज करता था, जहां उसने ऐसे कई लोगों का सामना किया था जो अपनी बातों से लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। रोनन ने वाइस प्रिंसिपल को देखते हुए कहा, देखो, मुझे इस आश्रम का प्रिंसिपल बनने में कोई रुचि नहीं है, वो मेरे दादाजी ही रहेंगे और वैसे भी अभी उनकी मृत्यु की कोई सूचना नहीं मिली है, ऐसा भी हो सकता है वो वापस आ जाए। जब वो ही प्रिंसिपल है तो उस अनुसार मैं तुमसे भी ऊंचे पद पर हूं और मैंने इस आश्रम में कोई एडमिशन नहीं लिया है तो मैं तुम्हारे किसी भी फालतू बातों को मानने के लिए भी बाध्य नहीं हूं। वाइस प्रिंसिपल ने जब रोनन की बात सुनी तो उसका सारा ख्याली पुलाव बिखर गया और उसके चेहरे की खुशी पल भर में ही गायब हो गई। रोनन ने सच ही कहा था, दास वंश का वंशज होने के नाते उसका इस आश्रम पर उसे ज्यादा अधिकार है और वो इस आश्रम का छात्र भी नहीं है तो उस पर कोई नियम भी लागू नहीं होता। वाइस प्रिंसिपल ने कुछ सोचते हुए कहा, माना कि तुम इस आश्रम के छात्र नहीं हो लेकिन तुम्हें सभी अधिकार पाने के लिए कम से कम इस आश्रम के लिए कुछ योगदान देना पड़ेगा, तभी तुम्हें इस काबिल माना जाएगा। अब तक आश्रम के लोग भी समझ गए थे कि वाइस प्रिंसिपल क्या करना चाह रहे हैं। वो रोनन को किसी भी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाह रहे हैं और उनकी सभी बातें उस ओर ही इशारा कर रही है। रोनन ने प्रिंसिपल को बेरुखे स्वभाव से देखते हुए कहा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं पहले इस आश्रम का छात्र बनूं और या नहीं तो तुम्हारे नीचे कुछ वर्षों तक काम करूं? उद्धरण चिन्ह। वाइस प्रिंसिपल का नाम गिरीश प्रजापत था, उसे पुराने प्रिंसिपल ने ही ये पोजीशन दी थी, ऐसा नहीं था वो काबिल नहीं था। बस बात इतनी थी कि वो इतने वर्षों तक आश्रम पर एक तरफा शासन करने के बाद खुद को प्रिंसिपल मानने लगा था, तो वो कैसे कल के आए किसी लड़के को उस पोजीशन को लेने देता। वाइस प्रिंसिपल ने जब देखा कि रोनन उसकी बात समझ चुका है तो वो खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब लगता है तुम मेरी बात को समझ गए हो। जब समझ ही गए हो तो मेरी पहली आदेश जो मैंने तुम्हें दिया उसकी पालन करो। अब तक रोनन इस आदमी की बड़बड़ सुनकर पक चुका था तो उसने कहा, मैं तुम्हारे अंदर काम करने को तैयार हूं लेकिन क्या तुम इसके काबिल भी हो? क्यों न हम इसे एक मुकाबले से तय कर ले, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे अंदर काम करूंगा और अगर तुम हार गए तो तुम्हें इस आश्रम से जाना होगा। वाइस प्रिंसिपल को अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही घमंड था तो उसने बिना सोचे कहा, हाँ, तुमने सही कहा, वैसे तो मुझे कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसी बहाने तुम्हें कुछ सिखा तो सकता हूँ। जब सौरभ ने देखा कि उसका वाइस प्रिंसिपल भी उसके छात्र के जैसे ही बड़बोला है तो उसने चुप रहना ही सही समझा। मुकाबले के लिए सभी लोग आश्रम के अंदर गए और एक ऊंचा सा मंच तैयार किया गया। मंच के नीचे कई छात्र और आश्रम के शिक्षक जमा हो गए थे। जब सबने देखा कि गिरीश का मुकाबला एक बच्चे से हो रहा है तो लोग आपस में ही चर्चा करने लगे। एक बोला, ये लड़का वाइस प्रिंसिपल से मुकाबला करने चला है, क्या ये खुद को इतना ताकतवर समझता है? उद्धरण चिन्ह। दूसरा बोला, अरे वो पुराने प्रिंसिपल का वंशज है, उसे लगता है कि पुराने प्रिंसिपल का वंशज होने के वजह से वो कुछ भी कर सकता है, इसी बहाने उसे पता चल जाएगा कि आसमान कितना ऊंचा है। सभी आश्रम के शिक्षक भी एक दूसरे से ऐसी ही बातें कर रहे थे। किसी को रोनन के जीतने की उम्मीद नहीं थी, सबने अपने वाइस प्रिंसिपल की भयानक शक्ति को देखा था। मंच पर रोनन ये सब सुन रहा था लेकिन वो खामोश रहा और कुछ नहीं बोला। गिरीश भी उसके विपरीत खड़ा था, उसके हाथ में एक पुराना सा सेबर था। उसने रोनन को इशारा करते हुए पहले हमला करने के कहा। उसे तो खुद पर पूरा यकीन था, लेकिन शायद ये मुकाबला उसे अपने जीवन भर याद रहने वाला था। रोनन भी उसके इशारे पर अपनी जगह से गायब हो गया और सीधे गिरीश के सामने पहुंच गया और बस एक अंगुली से उसे हल्का सा धक्का दे दिया। जब लोगों ने रोनन की स्पीड देखी तो सबकी हालत खराब हो गई थी।
सबने ऐसी किसी विधि के बारे में नहीं सुना था जिससे कोई व्यक्ति इतनी तेजी से सफ़र कर सकता था। यहाँ तक कि सौरभ और शौर्य साम्राज्य के भी सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने भी रोनन की इस रफ्तार को नहीं देखा था। बस अनु और निष्ठा हैरान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो इसका अनुभव पहले ही किया था। गिरीश जब तक कुछ समझ पाता, वो रोनन के बस छूने की वजह से मंच के एक कोने में बने ऊर्जा जाल से जा टकराया, और वो ऊर्जा जाल भी अब टूटती हुई दिख रही थी। दरअसल मुकाबले के लिए जिस मंच को तैयार किया गया था, उसके चारों ओर ऊर्जा जाल भी बनाए गए थे। सबको लगा था कि गिरीश ही जीतेगा, तो वो ऊर्जा जाल भी बेहद कमजोर सा बनाया गया था। गिरीश अब समझ गया था कि रोनन को वो हल्के में नहीं कह सकता, तो उसने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तुरंत खड़ा हुआ और अपने सेबर से एक हमला किया। गिरीश के हमले में से सेबर की एक लहर रोनन की ओर गई और एक जाल का निर्माण कर उसे अपने अंदर कैद कर लिया। गिरीश ये देखकर हंसते हुए कहा, भले तुम थोड़े ताकतवर हो, लेकिन अब तक मुझसे मुकाबला करने के काबिल नहीं हुए हो। गिरीश ये बोलते बोलते बीच में ही रुक गया, क्योंकि आगे का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। रोनन उस जाल से बड़ी आसानी से बाहर निकल गया और वो जाल टुकड़ों में टूटकर बिखर गई और पीछे कुछ नहीं बचा। रोनन बाहर निकलते हुए कहा, आप कुछ कह रहे थे? उद्धरण चिन्ह। गिरीश समझ गया कि रोनन उसका मजाक उड़ा रहा है, तो उसने गुस्से में एक और हमला किया। इस हमले में गिरीश की हाथों से तेज हवा निकली और उसके सेबर में चली गई। उसके बाद गिरीश ने वो सेबर रोनन की को फेंक दिया। इस बार एक तेज पंछी जैसा आकृति रोनन की और तेजी से बढ़ी। यह आकृति एक बाज जैसी थी जिसने अपने पंजे को खोला हुआ था। उस आकृति की रफ्तार भी बेहद भयानक थी। गिरीश ने वो हमला देखकर संतुष्टि से कहा, इस हमले से तो पुराने प्रिंसिपल भी बेहद बुरी तरीके से घायल हो सकते थे। लड़के, देखते हैं तुम कैसे इसे झेल पाते ही। लोगों ने उस हमले को देखते हुए कहा, अरे ये हवाबाज चील का हमला है ना। ये हमला तो आश्रम के कुछ खास तकनीकों में से एक है। एक शिक्षक बोले, हाँ ये हमला तो वही है। उसका मतलब वाइस प्रिंसिपल ने इस हमले को अच्छे से सीख लिया है। वैसे ये एक साधारण मुकाबला था ना, तो उन्हें ऐसे हमले करने की क्या जरूरत आ पड़ी। उद्धरण चिन्ह। सभी को गिरीश के द्वारा किया गया ये हमला कुछ ज्यादा ही लग रहा था। वहीं रोनन ने उस पंछी को देखते हुए गिरीश से कहा, हाँ तुम कुछ ठीक ठाक से हमले कर लेते हो, मैं तुम्हें इसके लिए बधाई देता हूँ, लेकिन ये हमला तो अधूरा ही है। तुमने अब तक इसके पूरे विधि को करना नहीं सीखा है ना। गिरीश ने जब देखा कि रोनन उस हमले को देखकर भी सीरियस नहीं हुआ है, बल्कि वो तो उसे ही उल्टा चिढ़ा रहा है कि जैसे तुमने तो अब तक पूरा तरीका भी नहीं सीखा है और तुमने बेवकूफ़ों की तरह ये हमला कर दिया, तो वो दांत पीसते हुए कहा, भले ही ये आधा तरीका है, लेकिन ये भी तुम जैसे लोगों की अकल ठिकाने लाने के लिए काफ़ी है। तुम चिंता मत करो, तुम अगर चोटिल भी हो गए तो मैं तुम्हारा इलाज अच्छे वैद्य से करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। रोनन ने गिरीश के बातों को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी एक अंगुली उठाई। रोनन के अंगुली उठाते ही उसमें से एक तेज बर्फ की लहर निकली, जो सीधा जाकर उस पंछी से जा टकराए और वो पंछी दो हिस्सों में बंट गया और वो हमला भी विफल सा हो गया। रोनन गिरीश की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे सारे बच्चों वाले हमले देख लिए, अब मेरी बारी। इतना बोलकर रोनन ने अपनी मुट्ठी बनाई और कुछ मंत्र बुदा कर अपना मुक्का गिरीश की ओर बढ़ा दिया। रोनन के उस मुक्के से एक भयानक आग की लहर निकली, जिसने एक भयानक शेर का रूप ले लिया और सीधे गिरीश की ओर भागा। उस शेर के पूरे पंजे में आग की अलग अलग रंग के नाखून देखे जा सकते थे। इस हमले को देखकर तो गिरीश की हवा टाइट हो गई। सिर्फ गिरीश ही नहीं, बल्कि सौरभ, अनाया और आश्रम के सभी छात्र की दिल की धड़कन ने काम करना जैसे बंद ही कर दिया था। किसी ने आज से पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। उस शेर की आभा कई मीटर दूर खड़े लोग भी नहीं झेल पा रहे थे। कईयों के पैर ने जवाब दे दिया और वो घुटनों के बल बैठ गए। बर्फ प्रवृत्ति वाले योद्धा तो कई मीटर दूर भाग गए। गिरीश ने अपने सभी सुरक्षा साधनों को चालू कर लिया और वो उस हमले को झेलने के लिए तैयार था। हालत तो उसकी भी सबके जैसी ही थी, लेकिन उसे ये मुकाबला तो जीतना ही था ना, नहीं तो लोग उसका मजाक उड़ाते और कौन उसे वाइस प्रिंसिपल के रूप में देखता। वो शेर गिरीश के पास पहुंचा और उसने अपने पंजे से गिरीश के सीने पर हमला किया, जहां गिरीश के सभी सुरक्षा साधन एक पल में ही चकनाचूर हो गए और उसकी त्वचा वहां जल सी गई। वो शेर वहां भी नहीं रुका और उसने दूसरे पंजे से भी गिरीश के सिर पर एक तेज हमला किया। गिरीश के सिर के बाल पूरी तरह जल गए और उसके चेहरे की त्वचा भी जलने लगी। गिरीश चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस आग के शेर को नहीं रोक पा रहा था। वो शेर अपना मुंह खोलकर गिरीश को निगलने वाला ही था कि एक आवाज आई, दास वंश के वंशज, क्या आप उस नादान की भूल नहीं माफ कर सकते? उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपको नाराज कर दिया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। रोनन ने ये बात सुनकर अपनी मुट्ठी एक बार दबाई और वो आग का शेर गायब हो गया। उसने उस आवाज़ की ओर देखा तो उसे वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी पूरी शरीर पर झुर्रियाँ थी, लेकिन उसकी शक्ति गिरीश से भी ज़्यादा थी। रोनन ने है शक भारी नज़रों से देखा। उस बूढ़े व्यक्ति ने रोनन की नज़रों को देखते हुए कहा, छोटे दोस्त, मेरा नाम पुरुषोत्तम अधिपति है। मैं आपके दादा का दोस्त हूँ। मैं वैसे तो इस आश्रम के मामलों में नहीं पड़ता, लेकिन अगर गिरीश की मौत हो जाती तो नया वाइस प्रिंसिपल चुनने में थोड़ा समय लग जाता।
गिरीश, जो उस हमले से किसी तरह बचा था, वो अपनी जगह से अपनी सेबर की सहायता से उठा और बोला, पूर्वज, मैं अभी भी लड़ने के काबिल हूँ, मैंने अब तक हार नहीं मानी है। रोनन ने पहले गिरीश की ओर देखा, फिर उस पूर्वज पुरुषोत्तम की ओर देखा। पुरुषोत्तम ने रोनन की नज़र अपनी ओर देखते हुए लाचारी से सिर हिलाया और गिरीश की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, गिरीश, तुम अपनी और इस आश्रम को बहुत बेइज्जती अब तक करवा चुके हो। तुम्हें क्या लगता है तुम उन दास वंश के वंशज से जीत सकते थे, जबकि उन्होंने अब तक अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। दास वंश का वंशज वो व्यक्ति रोनन को ही बोल रहा था। उस बूढ़े की बात सुन के गिरीश का अभिमान कम नहीं हुआ और उसने गुस्से से कहा, मैंने भी अब तक अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे अपनी पूरी शक्ति से पराजित कर सकता हूँ। आप मुझे एक मौका दीजिए। बूढ़े पुरुषोत्तम ने गुस्से से एक और देखते हुए कहा, तुम डिसिप्लिन कमेटी वाले, तुम गिरीश को ले जाओ और उसे कारागार के अंधेरे कमरे में बंद कर दो। उसे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा 1 सप्ताह तक नहीं दी जाएगी। आश्रम के कुछ हटे कट्टे लोग सामने आए और गिरीश को अपने साथ ले गए। भले ही गिरीश उनका वाइस प्रिंसिपल हो, लेकिन सामने खड़ा बूढ़ा प्रिंसिपल के जितनी शक्ति और अधिकार रखता था। पुरुषोत्तम ने रोनन से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको प्रिंसिपल का कमरा दिखाता हूँ। इतना बोलकर वो रोनन को अपने साथ ले जाने लगे और जाते हुए सौरभ से कहा, सौरभ, इनके साथ आए सभी लोगों को गिरीश का घर दे दी और उन्हें वहीं रुकने को कहो। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। पुरुषोत्तम रोनन को एक घर की ओर ले गए और उसे घर दिखाते हुए कहा, ये घर ही निरंजन का है। उनके जाने के बाद कोई वहां नहीं गया है। आप उनके वंशज है तो आप जा सकते हैं। रोनन ने घर को गौर से देखा और उस ओर चला गया। घर का दरवाजा आम सा था और एक ही धक्के में खुल गया और उसे ऐसी अनुभूति हुई जैसा उसे उस सुनहरे आयाम में उस प्राचीन बूढ़े से मिलने पर हुई थी। 25 क्या अतीत है रोनन का। रोनन जैसे ही उस कमरे में गया, उसे वही प्राचीन आभा जो उसे सुनहरे आयाम के बूढ़े से आती महसूस होती थी, ये कमरा भी बिल्कुल वैसा ही लगता था। रोनन ने कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाई तो उसे कमरा कुछ खास नहीं दिखा। कमरे में एक बेड, एक कुर्सी, कमरे में कुछ योद्धाओं की तस्वीरें और टेबल पर कुछ डायरी जैसा कुछ रखा हुआ था। इस कमरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कमरे में इस ग्रह का एक ताकतवर व्यक्ति रहता होगा, लेकिन रोनन को पता था कि ज़्यादा शक्तिशाली लोग आमसा जीवन जीना पसंद करते थे। रोनन ने सभी चीज़ों को गौर से देखा और टेबल पर रखी डायरी ने उसका ध्यान खींचा। वो डायरी दिखने में बिल्कुल मामूली सी थी और उसमें कोई हीरे मोती भी नहीं लगे हुए थे, पर पता नहीं क्यों रोनन को यह डायरी बेहद रहस्यमयी लग रही थी। उस डायरी से उसे वही आभा महसूस हो रही थी। रोनन ने उसे पास जाकर उठा लिया और उसे घुमा घुमा कर देखने लगा। उसने देखा कि डायरी के सामने वाले भाग में एक नाम लिखा है, जो था रोनन। रोनन को इसमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। जब उसका नाम उसके दादा ने ही रखा था तो इस डायरी पर नाम मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी सोच कुछ देर में बदलने वाली है। रोनन ने डायरी पलटाई। उसके पहले पन्ने पर कुछ नहीं लिखा था और वो पूरी तरह खाली था। रोनन दूसरे पन्ने पर गया तो उसे वहां कुछ शब्द लिखा दिखा, जो ये था कि मैं निरंजन दास, एक आम सा आदमी, पता नहीं कैसे खुद को भीड़ से अलग करके खुद को शक्तिशाली बनाया और दूसरों से आगे निकलकर एस्लॉन के सबसे शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में आ गया। पहले पेज पर बस इतना ही लिखा था, जैसे वो आदमी खुद का परिचय दे रहा हो। रोनन को यह भी यकीन हो गया कि वो उसके दादा ने ही लिखी थी, तो उसने फिर से पेज पलटा और आगे पढ़ना शुरू किया। उस डायरी के अगले पेज में लिखा था, मुझे खुद के ताकत पर इतना गर्व हो गया था कि मैं खुद के सामने हर किसी की मामूली समझने लगा था। मैंने आश्रम में भी इसी तरह कुछ घमंडी लोगों को भर्ती कर लिया। मैंने अपनी लापरवाही की वजह से आश्रम के छात्रों के बारे में भी नहीं सोचा। उस डायरी में तो आगे और खाली जगह थी, लेकिन उस पेज ने इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं था। रोनन ने फिर से पेज पलटा और आगे पढ़ना शुरू किया। उस डायरी के अगले पेज में लिखा था, वो रात मुझे आज भी याद आती है तो मैं सिहर जाता हूँ। वो भयानक रात जब पूरा आसमान शायद डर से या खुशी से बेहद डरावना हो गया था। आसमान से आग की बारिश हो रही थी। मुझे लगा कि मेरा घर भी उस बारिश में तबाह हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ये पेज खत्म हुआ और रोनन ने बिना देरी किए आगे के पेज को पलटा और कहानी आगे पढ़ना जारी रखा। ऐसे ही ये पेज खत्म हुआ और रोनन ने बिना देरी किए आगे के पेज को पलटा और कहानी आगे पढ़ना जारी रखा। अगले पेज में लिखा था कि मैंने अपने घर से बाहर निकलकर आश्रम में जाने की सोची, लेकिन मैं अपने घर के क्षेत्र से बाहर ही नहीं जा सका। वो आग की बारिश मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी और मेरे बढ़ते ही आग की गर्मी बढ़ जाती। मुझे उस रात ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे क्या पता था कि इतना ताकतवर होने के बाद भी मैं लाचार सा हो जाऊंगा। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती रही और रोनन जल्दी से पेज पलटा देता। वो इन सभी चीज़ों के बारे में जल्द से जल्द जानना चाहता था। वो कहानी आगे बढ़ती रही। उस कहानी में आगे लिखा गया था कि मैंने कुछ देर कोशिश करने के बाद हार मान ली और बारिश थमने का इंतजार करने लगा। मैं अपने घर के बाहर ही खड़ा था कि आसमान से 2 लोग आए। दोनों की आभा इतनी खतरनाक थी कि उनके आभा के दबाव से ही मेरे पूरे शरीर की नसें फटी जा रही थी।
उन दोनों में से एक पुरुष जो कि 30 वर्ष का था, वो बेहद सुंदर और आकर्षक था। उसके साथ ही एक 20 से 22 वर्ष की लड़की या शायद उसकी पत्नी थी। उसके हाथ में एक बच्चा भी था। उस पुरुष ने मुझे देखते हुए कहा कि मुझे उस बच्चे का 19 वर्ष तक ख्याल रखना है, उसके बाद मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। वो औरत शायद इसके पक्ष में नहीं थी। उसके हाथ से भी वो बच्चा उस पुरुष ने जैसे जबरदस्ती लेकर मुझे दे दिया। उन्होंने मुझे कुछ खास विधियां भी दी जिससे मैं अपनी शक्ति आसानी से बढ़ा सकूं, और मैं मान भी गया। उन्होंने मुझे ये डायरी भी दी थी। इस डायरी पर यह नाम लिखा हुआ था और मैंने इसी नाम को बच्चे का भी नाम से दिया। रोनन का दिमाग तो ये बात पढ़कर कुछ देर के लिए तो पूरा खाली हो गया। ऐसा लगा किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसे सब कुछ संयोग लग रहा था, लेकिन सभी चीज़ उसके सोच के बिल्कुल विपरीत थी। रोनन को अब तक लगता था कि वो दास वंश का एक वंशज है जिसे उसके दादा निरंजन दास ने ही पला है और उसके माता पिता कोई और होंगे। अब जाके उसे पता चल रहा था कि उसका तो दूर दूर तक इस वंश से कोई लेना देना ही नहीं था। अब उसका दिमाग घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लगा और उसकी सभी सोच एक पहेली बनकर और उलझती जा रही थी। रोनन ने खुद को शांत करके पेज को आगे पलटा और पढ़ना जारी रखा। उस डायरी में आगे लिखा था कि वो दोनों मुझे उस छोटे से बच्चे को देकर चले गए। वो औरत तो बार बार उस बच्चे को मेरे गोद में देखे जा रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए ले गया। कुछ दूर जाने पर वो दोनों गायब हो गए और वो आग की बारिश भी गायब हो गई। मैंने बहुत सोचा कि क्या किया जाए और मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस आश्रम को छोड़कर किसी अन्य जगह जाकर इस बच्चे को बड़ा करना होगा। वो डायरी का शायद ये आखिरी शब्द था। रोनन ने डायरी के हर पन्ने को पलटा, लेकिन उसे पूरी डायरी खाली दिखाई दी और उसके बाद उसमें कुछ नहीं लिखा था। रोनन की पहेलियों से भरी जिंदगी में अब एक और पहेली ने जन्म लिया, और ये वाली पहेली उसके किसी भी सोच से नहीं मिलती थी। रोनन को अब ये भी नहीं पता था कि वो इन सवालों के जवाब किससे पूछे। अगर उसके दादा, जो कि वास्तव में उसके दादा भी नहीं थे, वो भी मिल जाए तो उसका जवाब उसे नहीं मिलने वाला था। रोनन उस डायरी को वहीं रखकर उस घर से बाहर निकल गया और बाहर बने बगीचे में शांति से बैठ गया और अपनी सोच में ही गुम हो गया। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या न करे। जहां रोनन बैठा था उससे कुछ दूरी पर कुछ लोग हथियार लिए पेड़ों की ओट में छिपे हुए थे और शायद वो किसी पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, सीमांत, क्या ये वही है जिसकी वजह से तुम्हारे टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये व्यक्ति सीमांत और उसके जान पहचान वाले लोग ही थे। शायद ये गिरीश का बदला लेने के लिए ही आए हुए थे। सीमांत ने कहा, हाँ चाचा, इस लड़के ने ही मेरे टीचर को पकड़वाया है, आपको बदला लेना ही होगा। उस व्यक्ति ने भी अकड़ में कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है और तुम बस अब देखते जाओ कि आगे क्या होता है। इतना बोलकर वो आदमी अपने पीछे खड़े कुछ लोगों को इशारा किया और वो सभी दूर दूर फैल गए और एक प्रकार का जाल उन्होंने तैयार कर लिया था। दूसरी ओर रोनन इन सब से अनजान अपने ही ख्यालों में गुम था। उसने महसूस नहीं किया, लेकिन उसके शरीर से एक भयानक आभा खुद ब खुद निकलती जा रही थी और जमीन के नीचे एक जगह पर गड्ढा बनता जा रहा था। जहां एक ओर ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर आश्रम के एक कोने में पुरुषोत्तम और सौरभ आपस में कुछ बात कर रहे थे। सौरभ से पुरुषोत्तम ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वो दास वंश के वंशज अभी इतने काबिल हैं कि वो इस आश्रम की बागडोर संभाल सके? उद्धरण चिन्ह। सौरभ ने झट से कहा, मुझे नहीं पता है कि आप किस काबिलियत की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि उन्हें इस आश्रम का प्रिंसिपल बनने में कोई रुचि नहीं है। वो तो यहाँ भी मेरे जिद करने पर आए हैं, वरना उनका तो कोई प्लान ही नहीं था कि वो यहाँ आए। पुरुषोत्तम ने हैरानी से कहा, क्या उन्हें प्रिंसिपल बनने में कोई रुचि नहीं है? उन्हें पता है ना कि एस्लोन में गुरुदत्त आश्रम की क्या हैसियत है? तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि इससे उनको कितने फ़ायदे मिलने वाले हैं और उन्हें आश्रम की कई विधियां मिलेंगी जो आश्रम के भी कई लोगों के लिए भी मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। सौरभ ने हंसते हुए कहा, क्या आप भूल गए कि उन्होंने कैसे वाइस प्रिंसिपल की तकनीक के देखते ही पता लगा लिया कि वो आधी तकनीक ही है? क्या आपको अब भी लगता है कि उन्हें तकनीकों की ज़रूरत होगी? मुझे तो लगता है कि उनके पास जो विधियां और तकनीकें हैं वो हमें पूरी एस्लोन में खोजने पर भी नहीं मिलेंगी। पुरुषोत्तम ने सोचते हुए कहा, हाँ वो तो है, मैंने भी देखा कि कैसे उन्होंने गिरीश की तकनीक का पता लगा लिया और उस हमले से भी उनको बचने में कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे लगता है कि पुराने प्रिंसिपल ने ही उसे बहुत कुछ सिखाया होगा। क्या तुम्हें पता चला कि प्रिंसिपल उस लड़के के साथ कहाँ थे उतने वर्षों से? सौरभ ने सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल ने उन्हें कुछ सिखाया होगा। मैंने फिर भी कुछ लोगों को उस जगह पर जानकारी निकलने के लिए भेज दिया है। वो आ जाएंगे तो पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। मैंने सुना है कि वो कोई एक छोटा सा कस्बा है जहां वो लोग रहा करते थे। सौरभ और पुरुषोत्तम ने ऐसे ही कई विषयों पर चर्चा की और आश्रम के भविष्य पर विचार भी किया। जब वो लोग आपस में चर्चा ही कर रहे थे कि पूरी धरती जोरों से हिलने लगी और ऐसा लगा कि भूकंप आ गया हो और एक तेज और भयानक आभा उन्हें महसूस हुई। इस आभा को महसूस कर सौरभ अंदर तक हिल गया और उसने उठते हुए कहा, ये तो रोनन दास की आभा है। वो तो प्रिंसिपल के घर में थे न, तो उनकी आभा इतना भयानक रूप क्यों लिए हुई है? उद्धरण चिन्ह। पुरुषोत्तम ने कहा,
वो तो हमें वहां जाकर ही पता चलेगी न। इतना बोलकर दोनों उस दिशा में उड़ गए जहां प्रिंसिपल का घर था और वहां पहुंचकर उन्हें एक भयानक सा ही मंजर दिखा। कौन सा भयानक सा मंजर था वहां? कौन थे वो दो लोग जो रोनन की लेकर आए थे? क्या वो उसके माता पिता थे? क्यों रोनन को इस जगह पर छोड़ा गया था? क्या रोनन को कभी सच्चाई का लगा चलेगा भी? जानने के लिए पढ़ते रहे रोनन किंग ऑफ हेल।